जिन चुनावों का सबसे ज्यादा इंतजार था दुनिया को, अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव, वो चुनाव आखिरकार हो गए हैं और नतीजे आने शुरू हो गए हैं। और इस पर बात करने के लिए हम इस वक्त हैं और हमारे साथ हैं सुरेंद्र कुमार, फॉर्मर एम्बेसडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडो अमेरिकन फ्रेंडशिप एसोसिएशन, और हमारे साथ हैं बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद, जो अमेरिका की राजनीति के मामलों के जानकार हैं और इलेक्शन भी वहां पर कवर कर चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है इस हमारे लाइव वेबिनार में। तो सबसे पहले जुबैर साहब, आपके पास आते हुए शुरुआती रुझान क्या कह रहे हैं? काफी कुछ उलटफेर दिख रहा है वहां पर। देखिए, जब चुनाव 3 तारीख को शुरू होने जा रहा था, उसके एक दिन पहले तक जो हवा का रुख था वो जो बाइडेन की तरफ ज़्यादा दिख रहा था। जितने पोल्स भी आ रहे थे, सब में ये दिखाया जा रहा था कि जो बाइडेन की बढ़त बनी हुई है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। लेकिन जब चुनाव जैसे नतीजे जब वोटों की गिनती शुरू हुई और धीरे-धीरे जब कुछ घंटे गुजर गए और काफ़ी हद तक रुझान सामने आने लगा, तो वो जो बढ़त थी वो बहुत ही कम अब दिख रही है। बल्कि कुछ लोगों का यहाँ तक भी अब भविष्यवाणी करने लगे हैं कि शायद जो काया पलट जाए और डोनाल्ड ट्रंप ही एक बार राष्ट्रपति चुनाव जीत जाए। इस तरह के रुझान भी इस वक्त बहुत कहना मुश्किल है, क्योंकि जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं वहाँ पे अभी फियर्स फाइटिंग चल रही है। किस तरफ रुझान पुख्ता होगा वो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन जो अभी तक के जो संकेत मिल रहे हैं उसके हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से उनकी तरफ जो है वो काफ़ी मजबूत एक तरह से रुझान उनकी तरफ पलट रहा है, जिसके कारण जो है लोग ये समझ रहे हैं अब कि शायद इनकी वापसी हो सकती है। तो सुरेंद्र जी, जो 2016 में हुआ था कि कई सर्वे के जो नतीजे थे वो गलत साबित हुए थे, क्या एक बार फिर हम वही देख रहे हैं? देखिए, अभी ये कहना जरा जल्दबाजी होगी। मैं ये मान के चलता हूँ कि इस तरह के चुनाव में जहाँ पर ये कहना तो ठीक है कि बाइडेन साहब उतनी अच्छा नहीं कर रहे जितना लोगों ने सोचा था या पोल्स कह रहे थे, और ट्रंप साहब ऐसा उतना खराब नहीं कर जितना लोग समझ रहे थे। अभी भी देखिए, मिशिगन देख ली, विस्कॉन्सिन, पेंसिल में कई जगह हैं जहां पर बैटल ग्राउंड है, अर्ली वोट पूरे तरह काउंट नहीं हुए हैं। तो अभी मेरा ख्याल है कोई भी भविष्यवाणी करना गलत होगा, पर ये जरूर लग रहा है कि ट्रंप साहब को जितना लोग समझ रहे थे कि जस्ट अबाउट टू गो, दैट वाज प्रीमेच्योर। और अभी जो है हमें अपनी कहते नहीं फिंगर्स क्रॉस रखना चाहिए क्या होगा। पर ये मान के चलना पड़ेगा कि बाइडेन साहब का चुनाव जो है पूर्व निश्चित नहीं है जितना उनके सपोर्टर समझ रहे थे। 216 की बात दूसरी है, हिलरी क्लिंटन के खिलाफ काफी अभियान चला था, उनका ईमेल्स के बारे में वो काफी कंट्रोवर्सी हो गई। बाइडेन साहब ने उससे काफी अच्छा किया है, और आपका रात भर या अमेरिकी चैनल्स को देखें, वो कह रहे थे ओवर परफॉर्मिंग जहां जहां क्लिंटन ने खराब किया था। पर वो उनकी ओवर परफॉर्मेंस जो है ट्रंप को रोकने में कामयाब हुई या नहीं, ये तो इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। मुझे याद है अल गोर और जॉर्ज बुश का इलेक्शन वो समय शिकागो में था, पूरी रात हम लोग वहां बैठे रहे, सुबह तक कहा सो लेते हैं, उसके बाद जग गए, तब भी इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आया। फिर काउंटिंग हुई, आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। तो सबसे ज्यादा लोगों को ये लग रहा है कि इसमें इतना फिनिशिंग होगा, कुछ लीगल सवाल उठाए जाएंगे। बिल्कुल, मैं इसी सवाल पर आने वाली थी कि कहा जा रहा था लीगल बैटल आगे क्या होगा, और एक जो शब्द यूज किया जा रहा है वो ये भी कि क्या स्मूथ ट्रांजिशन हो पाएगा इलेक्शन के बाद, क्योंकि लीगल बैटल की बात है, कई लोग वायलेंस की भी बात कर रहे हैं, हालांकि ये कहना सही नहीं होगा अभी। देखिए, ट्रंप साहब के जितने बयान आए पिछले 1 महीने में, वो तो साफ साफ कहते हैं मैं हार ही नहीं सकता, हारूंगा तो इसका मतलब है कि कुछ जो है चोरी हो गए वोट, कुछ कर लिया गया। उन्होंने जुडिशियल इंटरवेंस के लिए पहले से तैयारी कर ली है। जो जज अभी अपॉइंट किए हैं वो कुछ सोच के ही उन्होंने किया है। लोगों ने कहा था आपको नहीं करना चाहिए, माहौल ठीक नहीं है, आपके 2 हफ्ते बाकी बचे। ये सब उन्होंने ये अंदेशा जो उन्होंने अपने कर रखी है इंतजाम इसके, किस तरह को हालत आती है तब भी चांसेस उनके हैं कि राष्ट्रपति बने रहें। तो स्मूथ ट्रांसफर के लिए तो वो अपने आप से बेहतर नहीं होगा, क्योंकि मैं हार ही नहीं सकता। अब जो कोई आदमी ये मांग के मैं हार ही नहीं सकता। इसी पर सवाल ये है कि कहा जा रहा था कि ये सदी का सेंचुरी, इलेक्शन ऑफ द सेंचुरी बोला जा रहा था इसको, सबसे डिवाइडेड, सबसे पोलराइज्ड। आपने तो पहले के भी इलेक्शंस कवर किए हैं, लेकिन इतना कुछ होने के बाद सदी का सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट, सब कुछ इस्तेमाल हुआ इस इलेक्शन के लिए। ट्रंप के इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या रही?
देखिए, आपको अगर ध्यान हो तो पिछले 72 घंटों में ट्रम्प साहब ने बार-बार ट्वीट किया है, 3 शब्दों का ट्वीट, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। तो उनका एम्फेसिस इस पे बहुत ज़्यादा है, और जो ब्लैक लाइव्स मैटर का जो मूवमेंट चला था अमेरिका में, उसमें जो वायलेंस देखने को मिला, उससे वहाँ के जो ट्रम्प के सपोर्टर्स हैं, या जो फेंस जो बीच में थे, ना इधर थे ना उधर थे, वो भी थोड़ा-सा मुझे लगता है कि एक तरह से इस लॉ एंड ऑर्डर की थियरी को बाय करने लगे कि भई अगर ये हार गए तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला बढ़ेगा, और आप जीते तो शायद ये कंट्रोल में कर सकते हैं। और ये थोड़ा-सा डेमोक्रेटिक पार्टी को इससे पहले तो लग रहा था कि इससे इनको एक तरह से गैल्वेनाइज़ किया है अपने सपोर्टर्स को, लेकिन दूसरी तरफ जो इसमें जो हिंसा हुई है, उसके कारण कहीं न कहीं इनको नुकसान ज़रूर हुआ है। और दूसरी बात ये कि ये डेमोक्रेटिक पार्टी इस बात को अपने जो वोटर्स हैं वो उस तक नहीं ले जा पहुंचने में कामयाब हुई है कि ट्रम्प साहब की जो पैंडेमिक जो महामारी है उसको रोकने में या उसको कम करने में वो पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। ये पैगाम डेमोक्रेटिक पार्टी पहुंचा नहीं पाई। इकोनॉमी कमज़ोर है, अर्थव्यवस्था कमज़ोर है, ये नहीं पहुंचा पाई। तो जो ट्रम्प का मैसेज है कि मेक अमेरिका स्ट्रॉन्ग अगेन, ये स्टिक कर रहा है लोगों पर ज़्यादा। और इसकी वजह है कि लोग जो है अभी सुरेंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये समय से पहले होगा कुछ कहना, लेकिन जो अब के जो पिछले 1 घंटे और 1.5 घंटे के जो रुझान मिल रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि वो लॉ एंड ऑर्डर वाली बात लोगों को ज़्यादा समझ में आ रही है। और लोगों ने इकोनॉमी पे और मुद्दों पे वोट नहीं दिया है, और इमोशनल वोट पैटर्न। जुबैर साहब, यहाँ पर ये भी याद करना जरूरी है कि कहा जा रहा था कि कोरोना वायरस अगर नहीं होता तो ट्रम्प को रोकना शायद मुश्किल था। मतलब तब ये जो सर्वे नतीजे भी कह रहे थे कि रुझान बाइडेन की तरफ जा सकते हैं, वो भी शायद नहीं कहा जाता, क्योंकि बेरोजगारी दर वहां पर कम हो रही थी, अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही थी, सेनाओं को बुलाने की बात ट्रम्प कर रहे थे, वो भी काम शुरू ही हो चुका था। लेकिन कोरोना वायरस आने के बाद से हालात बदल गए। तो अभी जो रुझान आ रहे हैं उसका मतलब ये कहा जा सकता है कि नहीं, हालात बहुत नहीं बदले। बहुत नहीं हालांकि बदले आप। बिल्कुल शुरुआती रुझान है, अभी इस पर कुछ भी कहना सही नहीं होगा। जी, आई मीन आप देखिए कि भारत में भी इसी तरह से आप 2019 का चुनाव अगर देखें आप, तो 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री ने उस वक्त जो उम्मीदवार थे, उन्होंने वादा किया था कि हम विकास का नारा दिया था। लेकिन 2019 में विकास पर किसी ने प्रश्न नहीं किया, और चुनाव जो हुए वो इमोशनल मुद्दे पे लोगों ने वोट दिए। इसी तरह से अमेरिका में भी माहौल इस वक्त ऐसे ही है कि इकोनॉमी बहुत बुरी हाल में है, लेकिन लोगों ने, और महामारी का भी बहुत बुरा असर हुआ है, लेकिन आप ये ऐसे नहीं कि एक दिन में सारा 2,15,000 लोग मर गए या 18,000 मर गए। ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हुआ है। लेकिन वहां के लिए अगर हम इमोशनल मुद्दों की बात करें तो वो इमोशनल मुद्दे क्या हो सकते हैं? देखिए, जो कनेक्ट है लोगों का इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप से, वो लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा है। लोगों का कनेक्ट पूरा इमोशनल लेवल पे। एक जो अपने सपोर्ट बेस को जो पैगाम देना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, इमोशनल आधार पे, वो देने में कामयाब रहे हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने जो एनर्जी दिखाई है कोरोना वायरस होने, उनको वो भी पॉजिटिव हुए थे, उसके बाद जब ठीक हुए। जुबैर साहब, एक सेकंड के लिए रुकना चाहूंगी। विनीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त लाइव वॉशिंगटन से। क्या विनीत, आप हमें सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूँ, लेकिन क्या अगर मेरी तस्वीर अगर आप देख पा रही हम हो? आपको देख नहीं पा रहे विनीत, लेकिन हम देख नहीं पा रहे। अच्छा रुके, मैं अपना वीडियो ऑन करता हूँ। मुझे लग रहा है मेरा एक्साइटमेंट वहां पर चल रही है। आप बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर खड़े हैं, व्हाइट हाउस के पास हैं, और आप बहुत सी चीजें हमें और हमारे दर्शकों को ऐसी बता सकते हैं जो चाहते हैं। और जी, आप बिल्कुल हमारे सामने हैं, और जी इतना गेमी भी हमें जैसा समझ में आ रही है कि वहां पर लग रही है। अभी वहां पर वक्त क्या हो रहा है विनीत? देखिए, करीब 12:30 से ज्यादा हो गया है। मैं थोड़ा सा आपको क्विकली दिखा दूं, ये ब्लैक लाइव्स मैटर प्लाजा है। अगर आप देख पाए तो ये मतलब पूरा वॉशिंगटन में सिर्फ समझ लीजिए यहीं पर अभी तक गुलजार है, जीवन ऐसा लग रहा है यहीं पर है। अगल बगल सारी दुकानें बंद हैं, और यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है, प्रोटेस्टर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं। ज्यादातर आपको यहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं वो मिलेंगे। और यहाँ पर थोड़ी देर पहले ये जो दीवार है वहां पर एक स्क्रीन लगी हुई थी जिसमें
बड़ी स्क्रीन पर जो टीवी में सब कुछ जो चल रहा था, जो लेटेस्ट अपडेट्स था उसे दिखाया जा रहा था। रात हो गई है तो थोड़ी भीड़ भाड़ कम हो गई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बात अगर कर रहे हैं तो वही आपसे ही सबसे पहले जान लेते हैं कि लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं। देखिए जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं, कड़ी टक्कर चल रही है, कड़ी टक्कर चल रही है। और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 17 स्टेट्स हैं, उन पर वहां पर उनकी जो प्रोजेक्शंस हैं वहां पर वो बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। जो बाइडन जैसे न्यूयॉर्क हो गया, न्यू जर्सी हो गया, मैसाचुसेट्स हो गया, वहां पर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, वो इन राज्यों को जीत सकते हैं। लेकिन अगर जो बाइडन को अगला राष्ट्रपति बनना है तो हिलरी क्लिंटन का जो 2016 का परफॉर्मेंस था उससे बेहतर करना होगा। खासकर जो राज्य हैं जैसे आपका विस्कॉन्सिन हो गया, या फिर पेंसिल्वेनिया हो गया, या फिर मिशिगन हो गया, जहां पर जो विक्ट्री का मार्जिन था वो 1% से भी कम रहा था, उन्हें फ्लिप करना पड़ेगा, उन्हें जीतना पड़ेगा। और जो आखिरी रिपोर्ट मैंने विनीत कि व्हाइट हाउस का रास्ता पेंसिल्वेनिया से होकर जाता है और आखिरी लम्हों पे भी हमने देखा दोनों उम्मीदवारों ने पूरा दम लगाया वहां पर। अभी फिलहाल किसे रास्ता दिखाता हुआ दिख रहा है पेंसिल्वेनिया? देखिए अभी जो तीनों मैंने जो लास्ट रिपोर्ट सुनी थी वो उसमें था कि उसमें जो बाइडन पीछे चल रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। लेकिन अभी हम बता दें कि अभी बहुत लंबा सफर बाकी है, क्योंकि इस बार बड़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन में ये इलेक्शंस हो रहे हैं। पोस्टल बैलेट्स की बात करें तो करीब 100 मिलियन 10 करोड़ लोगों ने अपने घरों से पोस्टल बैलेट्स का इस्तेमाल किया है। तो जो वोटों की गिनती का काम है उसमें वक्त लगेगा, थोड़ा कहा जा रहा है 3 से 4 दिन का वक्त लग सकता है। तो अभी शुरुआती रुझान है, शुरुआती प्रोजेक्शंस हैं, ये फ्लिप होंगे, चेंजेस होंगे। लेकिन अगर जो बाइडन को राष्ट्रपति बनना है तो ये जो 3-4 स्टेट जैसे, उसके अलावा फ्लोरिडा, टेक्सास या फिर ओहायो, यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करना होगा। और जो मैंने लास्ट सुना था प्रोजेक्शन, उसमें डोनाल्ड ट्रंप आगे बताए जा रहे थे, फ्लोरिडा, ओहायो या फिर टेक्सास, मुझे एग्जैक्टली आई कांट रिमेंबर। लेकिन ये सब जो राज्य हैं वहां पर उन्हें बेहतर प्रदर्शन करना होगा। सारिका, जुबैर साहब, अगर हम याद करें ये जो स्विंग स्टेट्स हैं, यहाँ पर भारतीयों की भी बड़ी भूमिका होती है। और इस बार के जो चुनावी कैंपेन हमने देखे उसमें बड़ा लुभाने की और रिझाने की दोनों तरफ से कोशिश हुई। तो अचानक भारतीय इतने महत्वपूर्ण कैसे हो गए, और क्या ये भारतीय इन स्विंग स्टेट्स में कोई भूमिका निभा सकते हैं, अगर छोटी ही सही? इनकी भूमिका तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं रही है। उनकी 1.9 मिलियन जो वोट बेस है वो बहुत बड़ा नहीं माना जाएगा। लेकिन ये सवाल मेरा यही था कि अगर लगभग 33 करोड़ की आबादी है और 40 लाख के करीब अगर वहां भारतीय हैं, तो ये इतने महत्वपूर्ण कैसे हो गए कि इन्हें रिझाने के लिए सब कुछ किया गया, यहाँ तक कि धर्म का भी इस्तेमाल किया गया? हाँ, मतलब वो एक जो समाज में उनका एक इन्फ्लुएंस है, उनका प्रोफाइल हाई है। आईटी सेक्टर में उनकी जो कारकर्दगी रही अब तक बहुत बेहतर रही। उनका योगदान मॉडर्न अमेरिका में काफ़ी अच्छा रहा है। और आप देखेंगे ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन से और बाद में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में भी भारतीय ओरिजिन के लोग उनके इसमें इनर सर्किल में बहुत ज़्यादा हैं, जो पहले नहीं होते थे। तो वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं। और फिर कमला हैरिस जो है वो हाफ इंडियन ओरिजिन की हैं, तो वो जब मैदान में कूदी हैं वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट की हैसियत से, तो उसमें भी उत्साह लोगों में बढ़ा है। और दूसरी बात यह है कि जो भी भारतीय मूल के लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उनका एक तरह से बाय पार्टिजन सपोर्ट है। मतलब ये कि डेमोक्रेटिक पार्टी में भी वो निभाने की कोशिश करते हैं और रिपब्लिकन पार्टी में भी, दोनों तरफ। पहले की तरह अब नहीं कहा जा सकता है कि भारतीय जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देते हैं। नहीं, अभी भी मेजॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी, ऐसा जो प्रोजेक्शन है वो यही है कि 74% के करीब भारतीय मूल के लोग हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे। वो ट्रेडिशनल सपोर्ट बेस रहा है डेमोक्रेटिक पार्टी का। लेकिन थोड़ा सा अभी रुझान बदला है, थोड़ी रुचि बदली है भारतीय मूल के लोगों की, और ट्रंप के तरफ भी काफी लोग झुके हैं और वो शायद वोट भी डाला होगा। मैं बता दूं सारिका कि पिछली बार 16% जो इंडियन अमेरिकन है, जैसा कि जुबैर साहब ने बोला, पिछली बार करीब 16% जो इंडियन अमेरिकन हैं उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के लिए वोट किया था। करीब 77% जो लोग हैं इंडियन अमेरिकन, उन्होंने डेमोक्रेट्स को वोट दिया था। और इस बार रिपब्लिकन ने पूरी जान लगा दी। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी आए या फिर राष्ट्रपति ट्रंप इंडिया गए, तो ऐसा लगा कि शायद ज्यादा तादाद में इंडियन अमेरिकन वोट देंगे। लेकिन जो जैसा कि जुबैर ने जिक्र किया, करीब 72% जो लोग हैं वो अभी भी जो माना जा रहा है कि जो बाइडेन को वोट दे सकते हैं। तो बहुत ज्यादा 4 या 5% का जो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हुआ है, और अभी भी लार्जली डेमोक्रेट्स को ही वोट देने की बात की जा रही है इंडियन अमेरिकन की।
लेकिन सुरेंद्र सर, ऐसा क्यों होता है कि इंडियन अमेरिकन का जो वोट है वो डेमोक्रेट को जाता है, जबकि पिछला अगर इतिहास उठाकर हम देखें तो जो बिल क्लिंटन थे वो शायद उन्होंने सैंक्शंस लगाए थे, और जॉर्ज बुश थे उन्होंने परमाणु करार किया था, तो उसके बाद क्या ये थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट हुआ था इससे? आप उससे और पहले चली जाइए, आप जॉन एफ कैनेडी, उनका जो वर्चस्व था, उनकी जो वैल्यूज थी, जिस तरह से चाइना के टाइम में उन्होंने आपको हेल्प किया, वैसे भी उनकी जो आइडियलिज्म थी, उसने जो लोग उस समय यूनिवर्सिटीज में कॉलेज में थे, जॉन एफ कैनेडी की इमेज जो है इट अपील्स टू योर ह्यूमन राइट ले लीजिए, ह्यूमन वैल्यूज को ले लीजिए, वो कनेक्ट करती है। अभी बात कर रहे थे आप जो है कि हिंदुस्तानी ओरिजिन के लोग जो उनकी महत्ता क्यों है, उनके 1.5 मिलियन वोट एक जगह नहीं है, कई कई सिटीज में 40,000 30,000 हैं। इस क्लोज कॉन्टेस्ट में 30,000 40,000 वोट एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, एक तरफ चले जा जी सकते तो वही पूछना चाह रही थी कि जो कांटे की टक्कर है इसमें क्या एक जो वोट है वो क्या उलटफेर कर सकते हैं भारतीयों के जो वोट? देखिए, भारतीयों को जैसे अभी जुबेर साहब ने कहा, भारतीय 72-74% तो डेमोक्रेट साइड में है, और मैंने कहा नहीं, हर एक सिटी का अलग है। वहां पर शिकागो में रहते, डेट्रॉइट में सारे रिपब्लिकन हैं, शिकागो में, न्यूयॉर्क में सारे डेमोक्रेट है सिटी से। तो अब ये 40,000 वोट भी उसमें से 30,000 एक तरफ चले जाए तो यू कैन, जहाँ पे मार्जिन ऑफ जो विनिंग बहुत थिन है, वहां पे ये बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और दूसरा बात तो सभी जानते हैं उनका फंड रेजिंग में क्या रोल है, उनका जो है आईटी में क्या रोल है, नासा में 35% सभी लोग इंडियंस हैं, आपके मोटेल जो है 50% मोटेल्स आर ऑल ओन्ड बाय इंडियन ओरिजिन पीपल, दे हैव पर कैपिटा इनकम मच हायर देन नेशनल इनकम, दे हैव मोर पोस्ट ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट एजुकेटेड पर्सन देन एनी अदर कम्युनिटी, दे हैव क्रिएटेड अ नीश ऑफ देयर ओन। और देखिए, जितने अभी आप इंटर्न देखिए जो रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट के जो सेनेटर्स कांग्रेसमैन है, आप पाएंगे 35% यंगस्टर्स आर जॉइनिंग दी सेनेटर कांग्रेसमैन एज इंटर्न टू लर्न। तो नेक्स्ट जनरेशन में आप देखेंगे प्रेजेंस ऑफ हमारे इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी और भी ज्यादा आएगी। सर, नेक्स्ट जनरेशन में नहीं, हम अभी ही देख रहे हैं कि दरअसल जो भारतीय हैं वो कई चुनावों पर में लड़ रहे हैं, मतलब लोकल लेवल से लेकर कई चुनावों में लड़ रहे हैं। तो क्या ये एक दशक में भारतीयों ने जगह बनाई है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन फेसबुक का एक क्वेश्चन है ऋषभ राज का, जो कह रहे हैं कि अमेरिका में सत्ता में कोई भी आए केवल अपने फायदे के लिए वो दोस्त बनाते हैं, अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, क्या ये सच है? सुरेंद्र जी, मैं ये मानना चाहता हूँ, कौन से देश के लिए सच नहीं है क्या? हिंदुस्तान के सच नहीं है क्या? हर एक कंट्री के लिए आपका नेशनल इंटरेस्ट सबसे बड़ा है। अमेरिका वाले प्रेसिडेंट कहेंगे अमेरिका फर्स्ट, मोदी जी कहते हैं इंडिया फर्स्ट, चाइना विल से चाइना फर्स्ट, दिस इज ऑल वेरी नेचुरल। ये है कि आप इन दोनों के बीच, लेकिन सर बाइडेन कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट ने अमेरिका को जितना अकेला कर दिया, इतना अकेला कभी था ही नहीं अमेरिका। नहीं, वो तो उनका स्टाइल। देखिए, आप एक सिंपल लाइन देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इंडियन एयर इज फिल्थी, बाइडेन ने क्या कहा, इट इज नॉट द वे यू ट्रीट द फ्रेंड्स, बट बाइडेन डिड नॉट क्वेश्चन दैट। आप देखिए दिस वे ऑफ रियली सीइंग बिटवीन लाइन, बाइडेन सिंपली, दिस इज नॉट द वे यू ट्रीट योर फ्रेंड, बट ही डिड नॉट कमेंट दैट योर एयर इज नॉट फिल्थी। दिस इज वेरी स्मार्ट वे ऑफ सेइंग। Now Biden may be as anti-China as Trump, but उनका कहने का स्टाइल और उनका जो ट्वीट करने का स्टाइल दूसरा होगा। अब बाइडेन जो प्रेसिडेंट बन जाए तो ट्विटर में जाकर के वो हर आदमी को जो है वो थ्रेट नहीं करेंगे, वो जो मोदी साहब को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिमिक नहीं करेंगे, हर्ली डेविडसन मोटर बाइक के बारे में, उनका स्टाइल दूसरा है। डिप्लोमेटिक चैनल्स यूज करेंगे, और चैनल्स यूज करेंगे। बट मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने देश के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना तो किसी भी लीडर का अब ये है कि दोनों लीडर जितने भी हमारे फॉरेन रिलेशन चलते ही होता, आप मोदी जी कहते हैं विन विन सिचुएशन, दोनों साइड ये मान के चलें कि जो कुछ हम एग्री कर रहे हैं तो मेरा फायदा भी है, उनका फायदा भी है, दैट्स द ओनली वे ऑफ डूइंग इट। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि कहा जा रहा है, एक ये बात चल रही है कि बहुत मामलों पे ये डिसएग्री करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये ऑपोजिशन में है दोनों, ट्रंप और बाइडेन, लेकिन एक ही मामले पे अग्री करते हैं, वो है भारत से संबंध। हाँ, ये सिर्फ ट्रंप और बाइडेन की बात नहीं है, दोनों पार्टियों की बात है। डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी का जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें ऑब्वियसली बहुत सारे कंट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन खासतौर से भारत के लिए जो इनकी सोच है वो बिल्कुल मिलती जुलती है, और उसमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है दोनों पार्टियों के बीच में। अप्रोच में फ़र्क हो सकता है, लेकिन भारत एक फ्रेंड है, ये डेमोक्रेटिक पार्टी भी अच्छी तरह से जानती है और मानती है, और रिपब्लिकन पार्टी। बाइडेन और ट्रंप में से बेहतर कौन होगा भारत के लिए?
देखिए, अभी मैंने एक स्टोरी की थी जिसपे लोगों की टिप्पणी आई थी, बहुत ज्यादा मैंने उसको पढ़ने की कोशिश की बिटवीन द लाइंस। साफ शब्दों में लोग, जब भी आपने एक कमेंट पढ़ा फेसबुक का, उसी तरह का कमेंट था कि अमेरिका को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए भारत को। तो ये एक रुझान है भारत में, बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा परसेप्शन है। अब कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, सुरेंद्र जी इस पे टिप्पणी करेंगे, लेकिन ट्रम्प आए या बाइडेन आए, भारत के तई जो पॉलिसी है उसमें ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। चलिए इस पर हम बात करेंगे, लेकिन विनीत के पास अभी जाते हैं। विनीत, वहां पर कई सारी बातें, खबरें फन के आ रही हैं कि जहां पर आप खड़े हैं, ब्लैक लाइफ मैटर्स प्लाजा, वहां पर शायद किसी प्रोटेस्ट का आयोजन हुआ या होने वाला है, या फिर बहुत सारी और भी बातें हो रही हैं कि इतना आसान जो सुबह होगी, मतलब जब उजाला आएगा तो इतना आसान नहीं होगा सब कुछ अमेरिका के लिए, हंगामा भी हो सकता है। क्या कुछ वहां पर आपको लग रहा है? बिल्कुल सारिका, मैं जब एग्जैक्टली मैं आपसे बात कर रहा था तो मैं रेफर कर रहा था कि ये जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो आपका ब्लैक लाइव्स मैटर प्लाजा हो गया। तो अगल बगल की जो स्ट्रीट्स है ना, ये अभी शायद आपको नजर ना आए, बहुत जितनी दुकानें हैं आसपास की, मैं जब मैं घूम रहा था और मैंने सोशल मीडिया पे देखा था, मैं बहुत वक्त बाद इस इलाके में आया हूँ, तो सभी दुकानों के बाहर जो शीशे लगे होते हैं उनको बिल्कुल जो लकड़ी होती है उससे पूरा ढक दिया गया है। और मैंने एक आदमी काम कर रहा था, मैंने उससे पूछा भी, पूरी की पूरी दुकानें ढकी हुई हैं, चाहे वो सबवे हो, मैकडॉनल्ड्स की दुकानें हो, शॉपिंग की दुकानें हो, सभी ढकी हुई। तो एग्जैक्टली डर ये था कि आज शाम को वायलेंस हो सकता है, तो उससे बचने के लिए फाइनेंशियल लॉसेस ना हो, जैसे कि हमने पहले देखा यहाँ पर कई शहरों में वायलेंस हुआ है, दुकानों को जलाया गया है, नुकसान पहुंचा है। तो उससे बचने के लिए मतलब बहुत सारी दुकानें, मैं इक्का दुक्का की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी पूरे इलाके की कई दुकानों के सामने वुडन पैनल से उन्हें ढक दिया गया है। तो वायलेंस का डर था, जैसा कि मैंने दुकानदारों से मैंने पूछा भी कि वायलेंस का डर था, इसी वजह से उन्होंने काम किया। थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, करीब 1 घंटे पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, करीब मान लीजिए 50-60 लोग यहाँ पे निकले भी थे, और जो पुलिस वाले भी साथ में थे। तो ऐसा मतलब 1-2 लोग यहाँ पे लगा कि शायद कुछ इस तरह की हिंसा हो सकती है, लेकिन थैंकफुली वो फिलहाल यहाँ से पास हो गए। रही है सुरेंद्र सर, आप कुछ अभी शांति है। मैं ये कह रहा था, देखिए ये बड़ी खेदपूर्ण बात है, एक राष्ट्र के राष्ट्रपति पब्लिक को ये कहें कि शांतिपूर्ण चुनाव होने दीजिए, कुछ भी हो हिंसा मत करिए, इस तरह कोई बयान ट्रम्प साहब ने नहीं दिया। वो तो उल्टा कह रहे हैं कि लोग आपके घरों में घुसाएंगे, दुकानों में घुसाएंगे, उनको डरा रहे हैं। ये बड़ी खेदपूर्ण बात है। उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कहीं भी, चुनाव का रिजल्ट जो भी हो, आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से उसमें पार्टिसिपेट करिए, किसी तरह की वायलेंस मत करिए। वो तो खुद कह रहे हैं वायलेंस हो सकती है, बेडलम हो सकता है। तो एक बड़े विश्व के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक राष्ट्र, आया हुआ प्रेशर कह सकते हैं। नहीं प्रेशर नहीं, उनका मानना है। वो तो ये देखिए, उनके सपोर्टर्स में सुपर नेशनलिस्ट, राइट, अल्ट्रा राइटिस्ट, सम क्रिश्चियन, दे हैव द कॉन्स्टिट्यूएंसी। दूसरा, वो हमारे जैसे हिंदुस्तान में भी कभी इलेक्शन में कहा जाता है, बहुत सी जगह कहा गया इलेक्शनों में, कि लोग जो है अर्बन नक्सल धर्म घुसाएंगे, ये कर देंगे, लेफ्ट। वो भी आप देखिए उन्होंने फियर क्या कर रहे हैं, जो बाइडन आएगा तो लेफ्टिस्ट आ जाएंगे, सोशलिस्ट आ जाएंगे। वो अभी कुछ दिन पहले बाहर क्या कहा था, Christmas finish, this finish, everything finish. If Joe Biden come, nothing is left, so you go home. Now he's creating with this kind of fear the mind of people that this Joe Biden is really harbinger of danger to this country, which is not really very dignified for a president. आज विनीत मैं सारे का मैं एग्जैक्टली मैं इस पे बोलना चाहूंगा, बिकॉज मैं पिछले से करीब साल भर से हूँ यहाँ पे, और इस बार में मैंने बहुत बहस भी रही है। और यहाँ पर एनआरसी को लेकर सॉरी मैं कॉल आ गया था। एनआरसी को लेकर जिस तरह से प्रोटेस्ट हुए और कुछ जो बयान आए थे डेमोक्रेटिक नेताओं को लेकर और कश्मीर को लेकर जो बयान आए थे, उसकी वजह से एक तरह इंप्रेशन बना कि जो डेमोक्रेट्स हैं वो शायद इंडिया के लिए बेहतर नहीं है, और वहां से वो डायलॉग, वो बातें शुरू हुई और सोशल मीडिया पे जिक्र। तो बेसिकली जो मैं नेताओं लोगों से बात करता हूँ, लीडर से बात करता हूँ, तो वो ये कहते हैं कि भाई जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो एक या दो, उनकी एक सर्टेन नीति है। अगर फॉरेन पॉलिसी में चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे वियना हो, मतलब ऑस्ट्रिया हो, अगर उन्हें लगता है कि ह्यूमन राइट्स एक इंपॉर्टेंट इशू है अमेरिका में, तो अगर उसको उन्हें लगता है कि कहीं कुछ हो रहा है तो उस पर वो टिप्पणी करेंगे। और एक व्यक्ति ने बोला कि जो इंडियंस है उनकी थोड़ी स्किन होती है, बहुत ही थिन होती है, बहुत जल्दी या तो आप दोस्त हैं या तो दुश्मन है, बीच का कोई रास्ता नहीं है। तो आई थिंक हमें उस नजरिए से भी देखना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सीएए का मुद्दा उठा, कश्मीर का मुद्दा उठा, या राम मंदिर हो, या चाहे जो भी भारत में हो रहा है, माना ये जा रहा है कि इंडियंस और एशियंस को भी डिवाइड किया
शायद पहली बार, जितना पहले कभी नहीं डिवाइड थे। आपकी एक रिपोर्ट थी जिसमें हमने ये देखा। लेकिन एक तरफ ये बात होती है और एक तरफ ये बात भी होती है कि शायद जो अमेरिका में रहने वाले भारतीय हैं, क्या वो इन मुद्दों पे वोट देते हैं, या वो सुरक्षा पे वोट देते हैं, या पुलिस रिफॉर्म्स पर वोट देते हैं। अभी एक डेटा आया था, उसमें ये कहा गया था कि शायद वो भारत में होने वाले मुद्दों पे बात तो करते हैं लेकिन वोट नहीं देते हैं। देखिए, पहला जो पॉइंट है, इंडियन अमेरिकन में डिवीजन है, और मैंने उस पर रिपोर्ट भी की थी। एनआरसी जैसा ये डिवाइसिव मुद्दा हिंदुस्तान में भी है, और इस पर यूरोप में भी प्रोटेस्ट हुए हैं, अमेरिका में भी बहुत जबरदस्त तौर पे प्रोटेस्ट हुए हैं। तो एक ये डिवाइसिव मुद्दा रहा है। कश्मीर में जिस तरह का एक्शन रहा है इंडियन गवर्नमेंट का, उसको लेकर कई लोग खुश नहीं हैं, और उसको ह्यूमन राइट्स का एक मुद्दा बनाया गया। यहाँ पर अखबारों में, मीडिया में भी काफी कुछ लिखा गया है। तो एक डिवाइसिव मुद्दा डेफिनेटली है। यहाँ पर लोग, अलग अलग लोग हैं। इन जैसे इंडियन एसोसिएशंस होते थे, वहां पर आज की तारीख में, जैसा कि एक व्यक्ति ने बोला, कई ऐसे एसोसिएशंस हैं। एक व्यक्ति का कुछ और सोच है कश्मीर एनआरसी को लेकर, दूसरे की कुछ और है, जो कि शायद पहले उस तरह से नहीं था। दूसरा सवाल, सॉरी, मैं आपका भूलिए, क्या कहना था कि क्या इन मुद्दों पे वोट देते हैं जो अमेरिकन भारतीय हैं, या वो फिर जब बात आती है अमेरिका में वोट देने की तो अपने उन्हीं मुद्दों पे देते हैं, जैसे पुलिस रिफॉर्म हुआ या फिर सुरक्षा हुआ या फिर जी। इसमें देखिए, जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इंडिया में हैं, जो कि यहाँ पढ़ने आए और यहाँ के नागरिक बन गए, उनका जो इंडिया से अटैचमेंट है वो रहेगा। तो वो कई ऐसे लोगों का, जो जैसे मेरी बात है, उनका कहना, वो इस नजरिए से वोट देते हैं कि ये कैंडिडेट इंडिया के लिए कैसे अच्छा होगा, ये कैंडिडेट हमारी सोच जो इंडिया के लिए है, इंडिया को लेकर क्या सोच सकता है, तो उस हिसाब से वोट देखते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, जो कि यहीं पर पैदा हुई है, जिनके लिए ब्लैक लाइव्स मैटर, यहाँ की जिंदगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, इंस्टेड ऑफ कि 50,000 मील पे कौन हमारा इंडिया है और वहां पर क्या होता है, तो यहाँ के लोकल इश्यूज उनके लिए ज्यादा मैटर करते हैं। तो माना जा रहा है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जनरेशन जैसे आगे बढ़ेगी, यहाँ के लोकल इश्यूज ज्यादा उनके लिए मैटर करेंगे, इंस्टेड ऑफ कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। लिंकेजेस कम होते जाएंगे, बिल्कुल, लिंकेजेस कम होते जाएंगे। अरे, एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि आई थिंक जो आपने जो सवाल किया है, वो उसका जवाब ये है कि भारतीय मूल के लोग जो वहाँ पैदा हुए हैं, जो पले बढ़े, वो भारत से उनका एक तरह से रिश्ता जरूर है। लेकिन कश्मीर का जो मुद्दा उठाया गया, कमला हैरिस ने उठाया, जो बाइडेन ने भी उठाया, उस पर वो ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि रिपब्लिकन प्रेसिडेंट पास्ट में ऐसा ये मुद्दा उठाते रहे। अब आप उसी तरह से एक दूसरी मिसाल देख लीजिए कि इंग्लैंड में, यूके में जो अभी इलेक्शन में, तो लेबर पार्टी ने कश्मीर पे एक जो रेजोल्यूशन अनऑफिशियल पास किया, उस पर बैकलैश बहुत ज़बरदस्त हुआ, और लेबर पार्टी के थोड़ा बैकलैश किया, और उसके बाद जो चुनाव के नतीजे आए, हमने देखा कि लेबर पार्टी की हार ज़बरदस्त हुई। उसमें कुछ लोगों का मानना है कि शायद ये भी एक वजह थी, जो कि भारतीय मूल के लोगों ने, लेबर जो उनके बराबर के सपोर्टर्स रहे हैं शुरू से, वो थोड़े से पीछे हट गए। लेकिन जब बाद में रिजल्ट को ठीक से परखा गया, तब ये समझ में आया कि कश्मीर का मुद्दा बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं था, लोकल मुद्दों पर ही लोग वोट दे रहे हैं। जी, सुरेंद्र सर, मैं आपके पास आऊं, इससे पहले ट्रम्प का एक ट्वीट बता दूं जो उन्होंने कहा है। उन्होंने लिखा, वी आर अप बिग बट दे आर ट्राइंग टू स्टील द इलेक्शन, वी विल नेवर लेट देम डू इट, वोट्स कैन नॉट बी कास्ट आफ्टर द पोल्स आर क्लोज्ड। इसका मतलब क्या है विनीत? देखिए, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रम्प जो हैं, वो उनकी जो रैलीज हुई हैं, उनमें वो कहते रहे हैं कि अगर मैं जीता तो जीता, लेकिन अगर मैं अगर मैं हारा तो इसका मतलब है कि वोट में फ्रॉड हुआ है। वो ये भी कहते हैं कि जैसे इस बार मैंने जैसे बताया, 100 मिलियन लोगों ने पोस्टल बैलेट्स वोट दिए हैं, तो पोस्टल बैलेट्स के खिलाफ हैं मतलब अगर आप राज्य से बाहर हैं या फिर वोट नहीं दे पाते हैं, तब तो आप वोट करिए पोस्टल बैलेट से। लेकिन आप ये मिलियंस की तादाद में, उनका कहना है कि वो पोस्टल बैलेट से वोट देते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा फ्रॉड हो सकता है। तो उनका कहना रहा है कि अगर जा रहा है कि ये बाइडेन समर्थक हो सकते हैं ज्यादा, जिन्होंने पोस्टल बैलेट से दिया, क्योंकि कोरोना वायरस को लेके कंसर्न पे वो एग्जैक्टली मैं उसी पे आऊंगा। तो उसमें उनका बेसिकली उनका कहना रहा है कि अगर वोटों की गिनती में ज्यादा 2 या 3 दिन का वक्त लगता है, तो इसका मतलब है कि उससे वोटर फ्रॉड हो सकता है, तो उसके वो अगेंस्ट रहे हैं। ये जो पोस्टल बैलेट्स हैं, उसमें माना जा रहा है कि जो ज्यादातर डेमोक्रेट्स हैं, उन्होंने पोस्टल बैलेट्स का इस्तेमाल किया है, और जो लोग पोलिंग बूथ पे गए हैं, उनमें से ज्यादा रिपब्लिकन हो सकते हैं। तो जो डर जाहिर किया गया था, या फिर मीडिया में स्पेकुलेशन ये थी कि अगर मान लीजिए शुरुआती ट्रेंड्स जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में गए, तो एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि वो खुद को डिक्लेयर कर सकते हैं एज अ विनर। तो इंटरेस्टिंग बात ये थी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप खुद को डिक्लेयर करते हैं विनर, और बहुत सारी वोटों की गिनती अभी भी जारी है, तो जो बाइडेन का रिएक्शन क्या होगा?
जो बाइडेन मान लीजिए वो मानने से इनकार कर देते हैं, तो क्या किसी तरह की क्राइसिस खड़ी हो जाएगी? दोनों तरफ से होगी। बिल्कुल, दोनों तरफ से लॉयर्स तैयार हैं। देखिए, एग्जैक्टली, एक बार मैं ये दोनों तरफ से। बता दूं विनीत दोबारा अपने दर्शकों के लिए कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है कि हम चाहते हैं, हम आगे हैं लेकिन चुनाव परिणाम हमसे चुराना चाहते हैं लोग, और हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। चुनाव खत्म होने के बाद वोट नहीं डाले जा सकेंगे, और ये बात तो पहले से भी कहते रहे हैं विनीत। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं बताऊं कि ये बहुत कई घंटों से इस तरह की स्पेकुलेशन भी चल रही थी कि आज वो राष्ट्र के नाम कोई संदेश दे सकते हैं। नहीं हुआ अभी तक, कि उसमें अगर वो जीतने की बात ना करें तो कोई और संदेश दे सकते हैं, लेकिन फाइनली वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, आई थिंक ये हमें पता नहीं है अभी। सुरेंद्र सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पर? मैं दो बातें। एक, जो अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोग हैं, उनको वोट डालने की सबसे बड़ी जो क्राइटेरिया होती है दैट इकोनॉमी इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। हिंदुस्तान में जो हो रहा है उस मुद्दों पे वो सवाल जवाब कर सकते हैं, पर इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी है किसकी, वो उनको सबसे मैटर करता है। दूसरा, इमिग्रेशन पॉलिसी। बहुत से लोग अपनी फैमिली को कैसा आता है, H1 वीजा है, L1 वीजा है, फैमिली ज्वाइन कर सकते नहीं करती, स्पाउस जो है जॉब कर सकते, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं उनकी। थर्ड आएगा टैक्सेशन, और दीज आर प्रैक्टिकल थिंग। इंडिया के बारे में जैसे वो लोगों ने कहा, जो पहली जनरेशन के लोग हैं उनको इंटरेस्ट है, वो कमेंट करते हैं। न्यू जनरेशन वो समझते हैं हम तो अमेरिकन हैं, हम अमेरिकन पॉलिसी से ज्यादा करते हैं। अभी बात हो रही थी जो आपने ट्वीट की, ट्रंप साहब की ट्वीट से मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, ये तो कहते आ रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात वो समझने वाली ये है कि बैलेट जो पोस्ट से आ रहे हैं, तो कोई मिस्टर बाइडेन ने तो नहीं किया, ये लीगल प्रोसेस में एडमिसिबल है, ये बिल्कुल वैधानिक चीज है। वो जो आ रहा है वोट, वो बाइडेन ने नहीं भेजा, एक आपकी गवर्नमेंट ने प्रोसेस बनाया है कि कोविड-19 के टाइम में सब वोट आ सकते हैं, उन्होंने टाइम नोट कर रखा है। तो आप कानूनी तरह से देखें तो ट्रंप साहब जो कह रहे हैं वो गलत है। उनको जो है एक वैधानिक तरीके से इसके जब वोट सारे काउंट हो जाए तभी वोट जो है माने जाएगा। आप जीत गए, आप केवल प्रीमेच्योरली डिक्लेयर करने कि मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं नहीं सरेंडर करूंगा, ठीक है। बाइडेन साहब भी कहे मैं आपको कंसीडर नहीं करता डिफीट, तो इस वो लीगल जैसे पश्चिम आप देख चुके अल गोर और जॉर्ज बुश के टाइम में काफी चलेगा। जैसा मैंने पहले कहा था, वो उसके लिए पहले से तैयार हैं। उन्होंने जुडिशरी में अपने आदमी बिठा रखे हैं, तो सोचते हैं कि यदि मामला वहां तक गया तो डिसीजन उन्हीं के फेवर में होगा। बिल्कुल जुबैर साहब, लेकिन जैसे हम ये बात कर रहे हैं कि ये सारे जो मुद्दे हैं कश्मीर वगैरह की, ये बहुत मैटर नहीं करते हैं अगर भारतीयों के लिए, तो फिर बाइडेन हो या ट्रंप हो, हालांकि बहुत थोड़ा सा ही फासला होता है, जो ह्यूमन राइट्स की बात की या फिर जो कश्मीर की बात की, जिसके लिए थोड़ा सा नाराजगी भी दिखी भारत में कमला हैरिस के प्रति, तो क्या ये मैटर करेगा भारतीयों के लिए, कोई भी बने? नहीं मैटर करेगा, क्योंकि रिपब्लिकन प्रेसिडेंट भी कश्मीर के मुद्दे को उठाते रहे एक औपचारिक तरीके से। और आतंकवाद की बात तो बाइडेन ने भी कही है, आतंकवाद पर साथ देने की बात कही है। एग्जैक्टली, और उसके पहले आप देखेंगे प्रेसिडेंट बुश ने भी ये मुद्दा उठाया है। तो मेरे ख्याल से जो इस वक्त सवाल जो मुनासिब है वो ये कि चीन को लेके क्या होगा। मतलब अगर भारत सरकार यहाँ बैठ के जो नतीजे देख रही है, मेरे ख्याल से उनको इस बात की चिंता ज़्यादा होगी कि जो बाइडेन अगर आते हैं तो जो अब तक चीन के हवाले से जो भारत और अमेरिका के बीच में जो भी प्रोग्रेस हुआ है उसमें कहीं तब्दीली तो नहीं हो जाएगी। और अगर ट्रंप वापस आते हैं तो जैसे जो चल रहा है, जो चीन के खिलाफ एक महास बनाने की बात कर रहा है अमेरिका भारत के साथ मिलके, वो शायद ये इसमें बढ़ोतरी होगी। तो इस दोनों में कोई भी प्रेसिडेंट बने, मुझे लगता है भारतीय सरकार को, और भारत के लोग तो ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं जो जाहिरी तौर पे दिख रहा है सोशल मीडिया में, लेकिन सरकार की सोच अलग है। सरकार ऐसे नहीं। सर, आप इस पे कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं जल्दी से? फिर मुझे देखिए, चीन के बारे में बात हो रही थी। यूएसए में इस समय बाई पार्टीजन हेट्रेड है चीन के लिए, चाहे डेमोक्रेट रिपब्लिकन, मेजॉरिटी अमेरिकन जो इस समय एंटी चाइनीज मूड चल रहा है ना। बात हो रही थी कि डेमोक्रेटिक साइड लेस जो है सपोर्टिव, ऐसा नहीं, मैंने पहले भी कहा था 1962 में जितनी बुरी तरह हमारी चाइना के खिलाफ हार हुई, कैनेडी साहब ने, प्रेसिडेंट कैनेडी ने एकदम बड़ी जल्दी से जो है सहायता करने के लिए जो है कदम लिए, तो वो किसी को भूल नहीं गए। अभी भी डेमोक्रेट जो है वो भी चाइना से उतनी नाराज है हमें, वो भी इंडो पैसिफिक के बारे में। देखिए, ये बात इंडो पैसिफिक की अभी से नहीं हो, पहले नाम दूसरा होगा। ओबामा के बारे में ये बात चल रही थी, क्वाड को अब ज्यादा दिन। ठीक है, आपका जो चीन से लड़ाई है वो अपनी दूसरे तरह की है,
यहाँ जो लोग जो है आसियान कंट्री लीजिए, साउथ ईस्ट एशिया लीजिए, इंडिया लीजिए, आप सिंगापुर से, हैनोई से और जकार्ता से आपको दूसरी बहुत से देखो, उनको चीन के साथ रहना है, वो उनके पड़ोसी हैं, उनकी डिफिकल्टी हो सकती है, वो चीन से पूरा ब्रेकअप नहीं करना चाहते, उनके इकोनॉमिक रिलेशन बहुत अच्छे। योगेंद्र सर, एक और भी बात चल रही है और काफी दिलचस्प बात है कि चीन ही वो एक मुद्दा है जो भारत और अमेरिका को भी जोड़ रहा है, क्योंकि चीन की वजह से ही भारत को अमेरिका का साथ चाहिए और चीन की वजह से ही अमेरिका को भारत का साथ चाहिए। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। भारत की अपने आप में महत्ता है। एक इमर्जिंग कम्युनिकेशन आप देखिए, उनकी गोल्डमैन सैक की जो प्रेडिक्शंस आए थे वो 2050 के वक्त से भारत को चीन के लिए एक नेचुरल बैलेंसर तो माना गया ना, और वो नीति चल रही है। डिप्लोमेसी काम यही है कि आप ऐसे कॉजेज को लें जिसमें आपको कुछ जो है सहायता मिल सके। बात यह है कि चीन की एग्रेसिवनेस, असर्टिवनेस, जिस तरह से अपने इंटिमिडेशन करते हैं अपने पड़ोसियों का, उसमें भारत का और जो चीन का, भारत का और यूएसए का दोनों का कन्वर्जेंस है। पर आप देखें कुछ दिन पहले हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने क्या कहा था, उन्होंने चीन को कहा था डू नॉट लुक एट अस थ्रू अमेरिकन प्रिज्म, बिकॉज आप अमेरिकन का जो है आपके खिलाफ जो बातें दूसरी देखिए, अमेरिका एनालाइज करें, उनका बेसिक आइडिया केवल ट्रेड वॉर नहीं है, उनका बेसिक आइडिया है कि ये चीन जो है हमको रिप्लेस करने वाला है, वर्ल्ड डोमिनेशन, ग्लोबल डोमिनेशन, ये आपका हेयर अप्रेंट है, तो आप उसको रोक नहीं सकते, तो कम से कम डिले तो कर सकते हैं। इंडिया का ये इंडिया का ऑब्जेक्टिव भी नहीं है, इंडिया का ऑब्जेक्टिव है कि हमारी बॉर्डर में शांति हो, हमारे ट्रेड पर रिलेशन ठीक हो, और हमें आप जो जिस तरह पाकिस्तान को मिलकर जिस तरह से कठिनाइयां पूर्ण करें, पर हमारा जो है वो हमारा कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट नहीं है। यूएसए का और चाइना का बेसिक कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट से डोमिनेशन ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड में हमें जो है नंबर 2 की कंट्री को नंबर 1 बनने से रोक नहीं सकते, हम डिले करिए, तो वो ऑब्जेक्टिव हमारा नहीं है। हमें जो है चीन को इस समय ये हम चाहते हैं, इतना भी ग्रुप से प्रेशर पड़ के चीन को चाहते हैं कि इंटरनेशनल कानून बने, उसके तहत आप काम करें, उसके तहत। इस पर बात हो गई सर कि बाइडेन अभी है या ट्रंप, अभी तो कुछ भी साफ नहीं है, तो कई देशों के लिए ये नजर, मतलब इनकी निगाह कैसे होगी, वो इलेक्शन को कैसे देख रहे होंगे, इस पर भी बात करेंगे। और विनीत, आपके पास आते हुए, फिलहाल आपके पीछे थोड़ी शांति लग रही है, सन्नाटा लग रहा है, क्या अमेरिका का मूड अभी यही है, शांति है? क्योंकि मतदान भी काफी शांत तरीके से हुए हैं वहां, ऑब्वियसली कोरोना वायरस को लेकर भी जो चीजें चल रही हैं, लेकिन जो आपके पीछे दिख रहा है शांति और कामनेस, क्या यूएस का मूड वही है? देखिए, बहुत ही, मैं एक शब्द है, अनसर्टेन है, अनसर्टेन है। जब तक ये फाइनलाइज नहीं हो जाता, और आपने तेवर देखे राष्ट्रपति ट्रम्प के ट्वीट में, तो तेवर शायद इंडिकेशन है कि आने वाले कुछ घंटों में उनके लॉयर्स हैं या फिर उनके लोग, उनके एड्स हैं, क्या काम कर सकें। अभी और आई थिंक जब तक 11:15 बजे इन्होंने ट्वीट किया और कहा आई विल बी मेकिंग स्टेटमेंट टुनाइट अ बिग विन, मतलब कोई बयान देंगे और बिग विन। अच्छा, इसको क्या कहा जाए? पहले हाँ से मतलब हाँ मतलब यही एग्जैक्टली इसी एक राष्ट्र के नाम संदेश की मैं इंतजार कर रहा था, जो अभी तक नहीं आया है। तो उस स्टेटमेंट में क्या कहते हैं, क्योंकि अभी भी वोटिंग का काम जारी है, और जैसा कि सर ने बोला कि जब तक आखिरी वोट आपका काउंट ना हो जाए, तब तक इलेक्शन को आप कंप्लीट कैसे मानेंगे, और उसको लेकर यहाँ पर उनका क्रिटिसिज्म भी हुआ है। तो आई थिंक अभी जो मूड है, बड़ा अनसर्टेन माहौल है, बिकॉज यहाँ अमेरिका में या फिर दुनिया भर में देखा, बड़ा डिप्रेसिंग सा इस तरह की सिचुएशन, जिस तरह लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों के सर के ऊपर छत नहीं है, लोगों के अपनों की मौत हो गई है, 2,30,000, मतलब ये फिगर नहीं है यहाँ, एक फिगर, यानी एक व्यक्ति, एक परिवार का नुकसान। तो वो इस तरह का माहौल, लोग महीनों से घरों में बंद हैं, बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, इकोनॉमी का बुरा हाल है। तो ऐसे में आई थिंक एक नए रास्ते की तलाश, सभी की उम्मीद जैसा आ रहा है कि जैसा लग रहा है कि वैक्सीन आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैक्सीन को लेकर भी रेजिस्टेंस है, एक ऐसा तबका है जो कहता है हम वैक्सीन नहीं लेंगे, हम ये हमारे शरीर को नुकसान। तो वो अभी लंबा रास्ता बाकी है, और किस तरह से सिचुएशन खत्म होती है। कोरोना वायरस के केसेस मैं आपको बता दूं 80-90 हजार रिकॉर्ड स्तर पर छू रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि चीजें कोरोना वायरस को लेकर भी बेहतर हो रही हैं, वो ऐसा लग रहा है कि और खराब हो रही हैं। तो बहुत सारी चिंताएं हैं। ऐसे में कम से कम ये एक क्लियर रास्ता, आगे का रास्ता 4 साल का क्या होगा, उसको लेकर बहुत क्लैरिटी की जरूरत है। तो उसका इंतजार है सभी वो को। रास्ता भी अभी फिलहाल साफ होता हुआ नहीं दिख रहा है। जुबैर साहब, आपने 2012 का इलेक्शन कवर किया है वहां पर, तब का इलेक्शन और ये जो इलेक्शन, जिसको इलेक्शन ऑफ द सेंचुरी कई लोगों ने कहा, क्या फर्क देख रहे हैं? सबसे बड़ा फर्क तो मुझे यहाँ से बैठ के लगता है कि एक ऐसा कैंडिडेट जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स का जो बेस अमेरिका का, वहां से गया है, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प।
वो बिल्कुल आउटसाइडर की तरह है। और बाइडन हो या ओबामा हो या हिलेरी क्लिंटन हो, वो सब सिस्टम का हिस्सा है। तो इस बार जब 2016 में उनकी जीत हुई और अभी जो दोबारा जीतने की कोशिश में लगे हैं, तो उन जैसे भी आपने ट्वीट्स भी उनके पढ़े, तो उनकी पॉस्चरिंग बिल्कुल अलग है, उनके स्टेटमेंट्स अलग होते हैं। वो जो ट्रेडिशनल तरीके हैं पॉलिटिक्स से डील करने का, उसको बिल्कुल किनारे रख के वो करते हैं। और अपने जैसे कि सुरेंद्र जी भी कह रहे थे शुरू में कि आमतौर से जो गवर्नमेंट का जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, वो कामनेस की बात करता है, वायलेंस को कम करने की बात करता है, लोगों से शांति की अपील करता है। और ट्रम्प साहब जो है कुछ उल्टा ही करते आ रहे हैं बहुत दिनों से। तो ये फर्क है वहाँ, इसीलिए जो जो वर्टिकल डिवाइड है, जो बिल्कुल बीच से समाज बट गया है, ये पहले भी था अमेरिका में, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि पहले से बहुत ज्यादा है। रिपब्लिकन एक तरफ, डेमोक्रेट्स एक तरफ, एक जो पार्टियां होती थी वहाँ मिलजुल के लोग बैठ के बातें करते थे, कॉफी पीते थे, मतलब मिलते जुलते थे आपस में, वो सब भी एकदम कम हो गया है। तो वो नफरत की जो दीवार है, वो पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा ऊंची हो गई है, बहुत सख्त हो गई है। और इसका असर हम वहाँ की पॉलिटिक्स पे भी देख रहे हैं। लेकिन आई थिंक जस्ट मैं बस एक लाइन बोलूंगा सारिका, कि एक पक्ष दूसरे पक्ष से बात नहीं कर रहा है। मतलब वो जो कम्युनिकेशन गैप है, कम्युनिकेशन नहीं है, एक पक्ष दूसरे पक्ष को समझ नहीं रहा है, बातचीत नहीं है। आई थिंक वो डिवीजन सोसाइटी में बहुत साफ नजर आ रहा है, मतलब, और जिसकी वजह से जैसा हम देख रहे हैं। क्या शायद इतने पोलराइज्ड और इतने डिवाइडेड इलेक्शंस अभी तक यूएस में नहीं हुए, या ये अभी ऐसा है? शायद सुरेंद्र सर इसका जवाब बेटर दे सकें। देखिए, अमेरिका की एक बहुत अच्छी रेपुटेशन है, कितना फियर्सली इलेक्शन होता है, डिवीजन होता है, जहां पर रिजल्ट आ जाते हैं देन एवरीथिंग फॉल इनटू पीसेस एज अ नेशन। आपने अल गोर बहुत उसके सामने देखा, पहले भी देख, पर इस बार लगता है कि शायद ऐसा ना हो पाए, क्योंकि ट्रम्प साहब ने जैसा कि स्टेटमेंट दिए, जैसे डिवाइड किया है। अब वो ब्लैक लाइफ मैटर्स में पहले जिस तरह से बातें लोग समझते हैं, आप पुलिस को सपोर्ट कर रहे हैं, पुलिस ने जो किया विजुअल्स में आप देख रहे हैं, तो ब्लैक कम्युनिटी को अगेंस्ट है उनके। ये ट्रम्प स्टाइल की पॉलिटिक्स है, क्योंकि आपको याद होगा जब शुरुआत में ही ट्रम्प आए तो वो कभी खुद को विक्टिम बताते रहे, कभी एग्रेसिव रहे, कभी वो ये कहते रहे कि बाकी जो देश हैं वो फायदा ले रहे हैं ट्रेड का, और हम जो हैं वो उसके विक्टिम हैं। बिकॉज ट्रम्प बेसिकली, ट्रम्प साहब बिजनेसमैन, एक बिलियनर हैं जो बिजनेस जो राष्ट्रपति बन गए, और हर चीज को बिजनेस के फायदे देखते हैं। अब नेटो कहेंगे आपको हमसे डिफेंस कवर चाहिए, पेमेंट करिए, आप कम पेमेंट कर, ठीक है, लेजिटिमेट बात। ये बात ये कहने का तरीका जो वो कह रहे हैं गलत नहीं है। चीन के साथ ट्रेड में इम्बैलेंस को सही करना हुआ, जो यूनेस्को के साथ हुआ, जो इस तरह की उससे पुल आउट करना हुआ, या कहा कि हमें जरूरत नहीं है, या यूएन को लेकर जो स्टेटमेंट्स हुआ, क्या इसमें मतलब ये किस तरह की पॉलिटिक्स है? देखिए, वो बाइडेन आते हैं तो हम स्लो रिटर्न ऑफ अमेरिकन पॉलिसी, वो जो पुराना है वो देखेंगे। देखिए, डिप्लोमेसी को ज्यादा अहमियत नहीं देते। 2 साल पहले ओबामा साहब हिंदुस्तान टाइम की समिट के लिए यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने जो है रिट्स होटल में कहा था कि देखिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कैन नॉट बी हैंडल थ्रू 165 250 कैरेक्टर्स ऑफ ट्विटर। एनी पर्सन हु बिलीव्स इज रॉन्ग। आपको लेट प्रोफेशनल डू इट ना। आपकी डिफरेंसेस होते हैं, बट डिफरेंसेस को आपको पब्लिक में कहना, किस तरह से कहना है, जरूरी नहीं है। आप देखिए हार्ली डेविडसन का मोटर बाइक के बारे में, केवल 100 मोटर बाइक 2019-2018 में आई। 100 मोटरसाइकिल के ऊपर कितनी ड्यूटी पड़ी होगी। आप $20 बिलियन का डिफेंस इक्विपमेंट बेच रहे हैं, पर एक राष्ट्रपति जो है छोटे से इशू को क्यों, कि मोटर बाइक चलाने वाले जो हैं यूएसए में उनके सपोर्टर्स हैं, ही कैन गो एनी डायरेक्शन। आप देखिए क्लाइमेट चेंज, होल वर्ल्ड मानता है क्लाइमेट चेंज ए ह्यूज डेंजर, इज समथिंग यू कांट पुट, हम उससे बाहर चले जाएंगे, टीपी हम बाहर चलेंगे। जो उनके मन में आ जाता है वो इस बात को नहीं सोचते कि समझते सारा संसार गलत है, मैं सही हूँ। इस तरह का जो ईगो मेनियाक मेंटलिटी है, ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी नहीं चलती उनकी। यही को काफी अमेरिकन वो कहते हैं कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ अमेरिका के फायदे का अपने लिए कर रहा, मैं चीन में प्रेशर डाल रहा हूँ अमेरिका लिए कर रहा हूँ, मैं नेटो कहता हूँ पेमेंट कर रहा हूँ, मैं मैक्सिको प्रेशर डाल रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट करने में वो सफल हैं कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो अमेरिका की प्रेसेस के लिए, इसको नंबर 1 आने के लिए कर रहा हूँ, मेरा पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं है। काफी हद तक वो इस मैसेज में सफल होते हैं। और ये रेजोनेट। आपसे एक सवाल करना चाहूंगा मैं, सारिका, मैं कर सकता हूँ? सुरेंद्र जी, ये अगर डोनाल्ड ट्रंप फिर से सत्ता में वापस लौटते हैं,
तो पिछले 4 सालों में उनके अध्यक्षता में हमने देखा है कि बहुत सारे एग्रीमेंट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स या बायलैटरल एग्रीमेंट से वो अपने आप अमेरिका को अलग कर लिया उन्होंने, और लोग कहने लगे हैं कि वो अमेरिका के पावर का डिक्लाइन की एक शुरुआत है। अगर वो दोबारा 4 साल रूल करेंगे तो आपको अगले 4 साल में उन क्या लगता है कि किस तरफ क्या और भी यूनिलैटरल ऐसे फैसले अमेरिका करेगा, या फिर उनका कोई एक जो सबको साथ में लेके चल मल्टीलैटरल कंट्रीज के साथ जो है आमतौर से अमेरिका करता है, वैसा वो एक कोएलिशन बना के आगे बढ़ेंगे? क्या लगता है? देखिए, सबको साथ लेके चलने का तो उनका माइंडसेट है नहीं, उसमें तो कोई तब्दीली आने वाली बात नहीं है। पर अमेरिका किस तरह से बिहेव करेगा ये डिपेंड करता है कोविड-19 के बाद अमेरिका की इकोनॉमी किस तरह से रिकवर करती है। आप 32 मिलियन पीपल जिनके जॉब नहीं है, इकोनॉमी खत्म हो चुकी है, वो कितना रेस्टोर कर पाते। बात करना ठीक है, वो कहते रहेंगे चाइना वायरस, किसी को बिलीव, फैक्ट है लोग जानते हैं कि आपने इसको यह ट्रीट किया होता जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने यहाँ पे किया, शुरुआत फरवरी माह से किया होता, शायद अमेरिका इतने लोग नहीं मरे होते। आप तैयारी नहीं की। दूसरी बात, आपकी इकोनॉमी जो है इतनी अच्छी नहीं हो रही है, तो इसके लिए आपको कुछ न कुछ जो है करना पड़ेगा। और मैं मान के चलता हूं कि अमेरिका को, अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए ट्रंप साहब को ये सोचना पड़ेगा कि हमारे जितने अलाइज हैं उनको हम रेस्पेक्टफुली ट्रीट करें। इशूज रहेंगे पर उनको रेस्पेक्ट ट्रीट करें, उनको साथ लेके चलें। आप केवल उनके अमेरिका के आप इतिहास को देखें, अमेरिका में किसी न किसी एक देश को एनिमी मार्क है, डिमोनाइजिंग। वियतनाम ले लिया, इराक ले लिया, अफगानिस्तान ले लिया, लीबिया ले लिया, एक किसी न किसी देश को मान के चलते वो सारा उसको डिमोनाइज करिए। तो बाद में हुआ क्या? इस सारी कंट्रीज में जहां जहां अमेरिका ने इंटरवीन किया है, रिजल्ट क्या है? कुछ नहीं कर पाए। वियतनाम में लेके आपने 58,000 अमेरिकन बॉडी बैग्स आ गए। आप इराक पूरी कंट्री डिस्ट्रॉय हो गई। अफगानिस्तान में तालिबान को आप हटा, तालिबान से आप कर, तो मेरा ख्याल है कि उनकी पॉलिसीज में, स्टाइल में कोई चेंज नहीं होगा, और डोमेस्टिक कंपल्सन ऐसे हैं जो उनको फोर्स करेंगे कुछ मॉडरेट करने के लिए। चेंज होता हुआ हमने देखा है। जैसे आप पाकिस्तान को ही ले लीजिए, शुरुआती के 2 साल थे वो पाकिस्तान के साथ रिश्तों में बहुत बेहतर नहीं थे, लेकिन आखिरी के जो 2 साल थे वो शायद अफगानिस्तान या तालिबान पीस टॉक की वजह से बेहतर हुए, क्योंकि आपको याद होगा शुरुआत के 2 साल में उन्होंने चरमपंथी संगठनों पर एक्शन लेने के लिए पाकिस्तान को बोला, फिर यूएस एड लेने और बदले में कुछ ना करने का इल्जाम लगाया, लेकिन उसके बाद के जो 2 साल थे वो थोड़े बेहतर हुए। तो क्या हम ऐसा माने कि और भी बदल सकता है आगे जाके? देखिए, जिस तरह से उनके नेशनल नीड्स हैं उसी हिसाब से उनकी पॉलिसीज, इंटरनेशनल पॉलिसीज आर नॉट टोटली डिटैच्ड, लिंक है आपकी। आप क्लिंटन साहब देखिए। अगर हम भारत और पाकिस्तान के उस नजरिए से बात करें, भारत पाकिस्तान के नजरिए, जब तक अफगानिस्तान में अमेरिका पूरी तरह से बाहर नहीं निकल जाता, जब तक तालिबान से उनका कोई सीधा जो एग्रीमेंट नहीं हो जाता, अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है। पाकिस्तान को अवमंदन नहीं कर सकते और नहीं करेंगे। आप पिछले अगर बाइडेन होते हैं तो फिर ये रिश्ते कैसे बदलेंगे पाकिस्तान और के साथ? आपने ठीक सुना नहीं मैंने जी, अगर ट्रम्प के तो रिश्ते चलिए अभी पाकिस्तान के साथ जो भी हैं अफगानिस्तान पीस टॉक की वजह से, लेकिन बाइडेन आते हैं तो कैसे बदलेंगे? देखो, बाइडेन के साथ है कि आप देख के चलिए, जब यहाँ पे प्रेसिडेंट क्लिंटन आए थे, आपके देश में उन्होंने 3 दिन बिताए और पाकिस्तान में 3.5 घंटे। आप याद करें, लोगों 2000 में जब आए थे तो 5 दिन भारत में रहे, 5 या 6 दिन थे शायद। मत पाकिस्तान में 5 घंटे भी नहीं। मेरा मतलब कहने का डिफरेंस। उसके बाद हिलरी क्लिंटन ने क्या किया? हिलरी क्लिंटन ने ओपनली कहा था, इफ यू ब्रीड स्नेक्स इन योर गार्डन यू डोंट थिंक दे विल नॉट रिवाइट यू। देखो, कहने का मतलब ये था, आप टेररिस्ट को अपने घरों में पनप दे रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये केवल भारत को ही नुकसान पहुंचाएगा, पाकिस्तान नुकसान। तो बातचीत है, पर जब तक अफगानिस्तान में उनके कंपल्सन्स हैं, अफगानिस्तान जो है उनके लिए एक बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम है, उसके लिए पाकिस्तान को अबंडन नहीं कर सकते। दूसरी बात ये भी है कि पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की मिलिट्री का और पेंटागन का बहुत पुराना ताल्लुक है। उनकी जो है बहुत डीप रिलेशनशिप है। आप उस एंगल से भी देखिए, कोई चाहे रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन चाहे डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, पेंटागन रियली इन्फ्लुएंसेस डिसीजंस अबाउट पाकिस्तान इन अ ग्रेट वे। जी, सुरेंद्र सर इस पे बात करेंगे। विनीत के पास एक बार चले जाते हैं इसी बात पर। विनीत, हमने भारतीय कम्युनिटी के वोटों की तो बात की, लेकिन जैसे ये पाकिस्तान या बांग्लादेश या जो एशियाई कम्युनिटी इस तरह से रहती है, इनका क्या कहना है दोनों कैंडिडेट्स को लेके?
क्या ये भी कम्युनिटीज उतने ही महत्वपूर्ण हुए जैसे हाल में भारतीयों को रिझाने की कोशिश हुई? देखिए, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी हिंदुस्तानी कम्युनिटी की तरह ही लार्जली डेमोक्रेट है, लेकिन जब कमला हैरिस का नाम अनाउंस हुआ था तो मैंने जो कुछ मेंबर्स थे पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के, उन्होंने बताया कि कमला हैरिस को लेकर था कि क्योंकि उनका ताल्लुक इंडिया से है तो कश्मीर जैसे इश्यूज हैं उनको लेकर क्या एक नीति होगी अगर वो बनती है उपराष्ट्रपति, क्योंकि जैसा कि आपने आपने सुना होगा कि जब वाइस प्रेसिडेंशियल की डिबेट हुई थी तो कहा गया था कि सबसे महत्वपूर्ण वाइस प्रेसिडेंशियल डिबेट है क्योंकि दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट 70+ है, एक 74 एक 77। तो अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो उनका रोल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कमला हैरिस को लेकर बहुत ही ज्यादा शक था और ये भी कहा गया कि शायद इसी कारण कमला हैरिस को लेकर जो फर्स्ट जनरेशन पाकिस्तानी अमेरिकन से शायद डेमोक्रेट पार्टी को वोट न दें और रिपब्लिकन पार्टी को वोट दें। लेकिन कमला हैरिस को लेकर ये भी कहा गया कि अगर हमारी ब्राउन दिखने वाली स्किन दिखने वाली कोई महिला इस लेवल तक जा सकती है तो एक एस्पिरेशनल उनकी वैल्यू भी थी। तो एक दो पाकिस्तानी अमेरिकन उन्होंने कहा कि मेरी बेटी कल को एस्पायर कर सकती है उस पोजीशन को लेकर। तो उसका पॉजिटिव भी उसका वोट पर माना जा रहा है इम्पैक्ट भी रहा और नेगेटिव भी इम्पैक्ट रहा। जल्दी से अब क्योंकि खत्म करने का वक्त आ गया, एक एक कमेंट ले लेते हैं। एक जो शाई वोटर्स की बात आ रही है विनीत, क्या वो शाई वोट क्लेवर वोट बन सकते हैं? सॉरी मैं समझा नहीं, शाई वोट में शाई वोट की बात हो रही है ना कि जो अभी कुछ भी उनके रुझान क्लियर नहीं होते हैं, क्या वो सबसे क्लेवर वोट साबित हो सकते हैं? एक अभी मैं इस पे दो बातें कहूंगा। एक एग्जिट पोल आया था, मैं अभी सुन रहा था एग्जैक्टली किस में ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उसमें था कि उसमें सिर्फ 4% लोग थे जिन्होंने कहा कि उन्होंने अपना मन बनाया आखिरी हफ्ते में कि वो किसको वोट देंगे। तो यानी ये माना जाए कि ज्यादातर लोगों ने अपना मोटा मोटा बना लिया था कि या तो ट्रम्प साहब को वोट देंगे या बाइडेन साहब को देंगे। और ये आई थिंक रिफ्लेक्ट करता है जो हम डिविजन की बात कर रहे थे, सोसाइटल डिविजन की बात कर रहे थे कि लोगों ने अपना मन बना लिया या तो इस तरफ झुकना है या तो उस तरफ झुकना है। तो वो सबसे इनफैक्ट जो साइड लाइन पे वोटर होता है ऐसे मोमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वो किस तरफ वोट स्विंग करेगा। लेकिन अभी जो लग रहा है कि लोगों ने मोरलेस अपना मन बना लिया था। जी, जुबैर साहब, मैं आपके पास आऊंगी और जो अभी के ताजा हमारे आंकड़े आ रहे हैं, जो हमारी बीबीसी के आंकड़े हैं रुझान के, उस पर बात करूंगी, लेकिन सुरेंद्र सर उससे पहले आपसे एक आखिरी कमेंट। नहीं, अभी तक इस चुनाव के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है। और हमारे लिए तो चाहे बाइडेन हो चाहे ट्रंप हो, हम ये मान के चलते हैं कि वहाँ की कांग्रेस में और वहाँ के सेनेट में बाईपार्टिसन सपोर्ट है। हमारे देश की अपनी अहमियत है, हमारी पॉपुलेशन है, हमारी इकोनॉमी है, हमारे साइंटिस्ट, जिस तरह से हम आगे जा रहे हैं, जो भी वहाँ राष्ट्रपति बनेगा वो हमारे देश के साथ अच्छे ही संबंध रखना चाहेगा। तो हमें ये सोचना चाहिए पीसफुली, जो ये है कि कोई कानूनी तौर पर ये रेंगलिंग ना चले, कोई वायलेंस ना हो और कोई क्लियर कट रिजल्ट आ जाए, वो ही सबके लिए अच्छा रहेगा और जो भी आए वो भारत का दोस्त हो। जुबैर साहब, अभी क्या आंकड़े कह रहे हैं? अभी मैं आंकड़ों पे मैं देख नहीं पाया हूँ, लेकिन जो ऑन एयर आने से पहले जो मैंने देखा था उसमें रुझान अभी भी कांटे का था। और मुझे लगता है कि भारत के जो फॉरेन पॉलिसी मेकर्स हैं वो सिर्फ इसी रुझान पर नजर नहीं रख रहे होंगे, बल्कि अपने दर्शकों को और श्रोताओं को बता दें कि जो सेनेट है, जो अमेरिकी कांग्रेस है, जिसका एक हिस्सा सेनेट है, दूसरा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, उसका भी चुनाव है। उसमें ऐसा लग रहा था कि सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी की पहले मेजॉरिटी थी और इस बार शायद उनकी मेजॉरिटी कम हो जाएगी, लेकिन जो ऑन एयर आने से पहले मैंने देखा था, आप विनीत को बेहतर पता होगा, अभी भी रुझान वैसे ही कि रिपब्लिकन पार्टी की बढ़त बनी हुई है। शायद उनको 51 सीटें चाहिए जो शायद मेजॉरिटी के लिए मिल जाएंगी। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पहले ही अपनी जो डेमोक्रेटिक पार्टी की बढ़त पहले भी थी और इस बार भी बढ़त बनी हुई है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अमेरिकी कांग्रेस का बहुत महत्व होता है किसी भी अमेरिकी प्रेसिडेंट को मनवाने, अपनी चीज़ें मनवाने के लिए वो दोनों इससे सेनेट से और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास कराना बहुत अनिवार्य होता है। तो हमारे पॉलिसी मेकर्स उन नतीजों पर भी ध्यान रख रहे होंगे। और अभी आपसे जब बात कर रहा हूँ तो मेरे मोबाइल पे अमेरिका के जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, दोस्त हैं, वो बार बार मुझे मैसेजेस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप अभी भाषण देने वाले हैं और खुद को विनर डिक्लेयर करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से पिछले आधे एक घंटे में काफी चीजें बदल चुकी हैं ऑलरेडी। विनीत शायद इसके बारे में बेहतर बता सकते हैं। विनीत, लेकिन जब दोबारा हम 4 बजे लाइव जाएंगे, क्या उस वक्त हम कुछ कहने की स्थिति में होंगे कि कौन बनेगा अमेरिका का राष्ट्रपति? और जहां आप खड़े हैं
उस व्हाइट हाउस में कौन जाएगा? बिल्कुल, लेकिन सबसे आई थिंक जैसे जुबैर ने मेंशन किया, अभी तो सबसे टॉप लाइन होगी कि राष्ट्रपति ट्रंप इस भाषण में क्या कहते हैं, और उसको देखते हुए जो बाइडेन की जो टीम है वो क्या स्ट्रैटेजी बनाती है, क्योंकि वो फिर लीगल रैंगलिंग में फंस जाएगा, और चाहे जब मामला लीगल रैंगलिंग में फंस जाता है, कोर्ट का मामला हो जाता है, तो उसपे फिर क्लैरिटी ढूंढनी पड़ती है। बट मोर और लेस हम उम्मीद कर रहे थे कि कल तक एक अंदाजा हो जाएगा, लेकिन अब ये बहुत इंपॉर्टेंट जुबैर ने पॉइंट बताया जी। तो हमें अब थोड़ी देर का इंतजार करना होगा और उसके बाद शायद कुछ साफ हो जाए कि कौन बनेगा अमेरिका का राष्ट्रपति। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमसे बातचीत की। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।